हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू। एंड आज जो है हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर रहे हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है आपके लॉज ऑफ मोशन जो कि 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर है, उसका ये लास्ट टॉपिक है। अगर आप लोग इस टॉपिक पे आए हो तो आपको कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, राइट। जैसे कि आपको जानना ज़रूरी है व्हाट इज मोमेंटम, राइट, एंड देन यू हैव टू नो अबाउट इट कि कंजर्वेशन क्या होता है, राइट। तो यहाँ पे देखो मोमेंटम तो हमने ऑलरेडी न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ लिया था। अगर आपने नहीं देखा है मैं लिंक में देता हूँ, यहाँ पे जाके आप न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ देख लो, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इफ यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है ना, ये न्यूटन का सेकंड लॉ थर्ड लॉ पे है पूरा का पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोनों लॉज अगर समझे होंगे अच्छे से, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी क्लियरली। बट स्टिल आपको मैं जो है एक बार बता देता हूँ कि व्हाट इज मोमेंटम, राइट। सो वेल नाउ विल टॉक अबाउट मोमेंटम। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो हमारे पास दो बॉल हैं, एक टेनिस बॉल और एक बलून है। तो जब हम टेनिस बॉल और बलून को साथ में नीचे ड्रॉप करते हैं तो बलून जो है वो क्या करता है, बलून अपना जो मोमेंटम है वो बॉल में ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉल और हाई स्पीड में ऊपर जाता है। मतलब यहाँ पे बलून का मोमेंटम जो है वो बॉल के अंदर ट्रांसफर हो चुका है। सो दिस इज हाउ मोमेंटम वर्क एज यू कैन सी इन द वीडियो, राइट। सो दिस इज व्हाट मोमेंटम इज। सो देखो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट। तो मोमेंटम जो लास्ट लेक्चर में देखा था, हमने बताया था कि मोमेंटम जो है उसको हम डिफाइन करते हैं विद द टर्म पी, ओके। स्मॉल पी करेंगे बिकॉज कैपिटल पी से हम पावर को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे जो पी है ये मेरा स्मॉल पी होगा, जिसको मोमेंटम बोलेंगे। और हमने बताया था कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम ये होता है इसको हम फोर्स से भी रिलेट करते हैं, राइट। वी हैव सेड इन आवर सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, जिसमें हमने बताया था कि मोमेंटम इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर एक फोर्स अप्लाई होता है, राइट। जैसे अगर मैं सिंपल बता रहा हूँ, जैसे मेरे ये हैंड है, मैंने इस हैंड से इस पे मारा तो क्या हुआ, मैं इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। और मैं जब इस पे फोर्स अप्लाई करता हूँ तो ये हैंड को फोर्स फील होता है। तो यहाँ पे ये फोर्स कैसे फील हो रहा है, या ये फोर्स कैसे एक्सर्ट हो रहा है। तो सी दिस हैंड, इस हैंड का कुछ मास है, कुछ वेट है, और इसको मैंने एक वेलोसिटी दी। तो ये यहाँ से यहाँ पे आने कुछ वेलोसिटी था। तो यहाँ पे जब किसी ऑब्जेक्ट के पास मास होगा और वेलोसिटी होगी तो यहाँ पे क्या होगा, मोमेंटम आ जाएगा। तो वही एग्जांपल 2.5 किलो का हाथ, ओके। तो यहाँ पे ये 2.5 किलो का तो नहीं है, बट स्टिल, तो व्हेन वी हिट समथिंग, ठीक है, ऑन एनी ऑब्जेक्ट, तो इफ एन ऑब्जेक्ट इज हैविंग वेलोसिटी, ठीक है, और उसके पास अगर मास होगा तो उसके पास मोमेंटम भी आ जाएगा, ठीक है। तो मोमेंटम जनरली एक टाइप का जो है क्या होगा, मोमेंटम एक टाइप का हमारा फोर्स है, ओके, विच इज मास इनटू वेलोसिटी, ओके। यहाँ पे हमें मोमेंटम पता चल गया। अब हम बात करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। देखो कंजर्वेशन हम बोलते हैं कि एनर्जी जो है ना वो कंजर्व होती है। अगर हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ें, फिलहाल अभी आप सबको तो नहीं है, बट आपको इतना पता होगा कि एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी को हम ना ही बना सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, बट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है, ठीक है, एनर्जी हमेशा ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, दैट मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास एक मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, और उसका जो फाइनल मोमेंटम होगा, जैसे अगर सपोज हम यहाँ पे भी बात करेंगे, तो मैंने अगर आपको बता दिया कि भाई मैं कंजर्वेशन एक्सप्लेन करता हूँ क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैंने अगर एग्जांपल के लिए मान लिया, समझ लो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स है जो अभी हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। तो लेट्स से दिस इज माय ऑब्जेक्ट ए एंड दिस इज माय ऑब्जेक्ट बी, ओके। सो दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास अलग अलग है, ठीक है। तो मैंने कह दिया कि इसका जो मास है ऑब्जेक्ट ए का, इसका मास है m1, ऑब्जेक्ट बी का मास है m2। और इनिशियली हम कहते हैं कि चलो ये दोनों ना एक दूसरे के पास में आ रहे हैं। तो जब ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के पास में आएंगे तो क्या होंगे, कोलाइड हो जाएंगे। सो दीज टू ऑब्जेक्ट्स विल कोलाइड। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड फाइनल वेलोसिटी u2, सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज u2, ठीक है। तो u1 और u2 आर द इनिशियल वेलोसिटीज फॉर द ऑब्जेक्ट a एंड b, m1 m2 आर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट a एंड b। तो यहाँ पे मैं कंजर्वेशन बताता हूँ क्या होता है। समझ लो ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, कोलाइड होते हैं। तो देखो कोलाइड होने के पहले इनके पास कुछ मोमेंटम था, ठीक है, क्योंकि इनके पास मास भी था और इनिशियल वेलोसिटी भी था, तो इनके पास कुछ मोमेंटम था। और कोलाइड होने के बाद इनका जो है मोमेंटम चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, इनका मास तो चेंज, देखो मोमेंटम दो चीजों पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पे। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट का मास तो चेंज होने से रहा, ठीक है, तो मास चेंज नहीं होगा, बट एक चीज जो चेंज होगी वो क्या चेंज होगी, वेलोसिटी। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो है और यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है, दोनों जब
कोलाइड होंगे तो वो दोनों वेलोसिटीज डिफर हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि वो बाउंस बैक होंगे। अगर बाउंस बैक होंगे तो जितनी वेलोसिटी से आए थे उतनी वेलोसिटी से तो बाउंस बैक नहीं होंगे, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी विल चेंज आफ्टर कोलिजन, एंड इफ वेलोसिटी चेंजेस मोमेंटम चेंजेस, तो वो हम उसको कहलाएंगे फाइनल मोमेंटम। तो क्या यहाँ पे हमारा इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम अलग होगा? अगर हम एक ऑब्जेक्ट की बात करें तो डेफिनेटली इट विल बी डिफरेंट, बट हम यहाँ पे टोटल मोमेंटम की बात करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे टोटल एनर्जी की बात करते हैं। जैसे आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, 9th का अगर इसके आगे का चैप्टर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे जैसे वर्क एंड एनर्जी, ठीक है, उसमें एक हमारा टॉपिक है फ्री फॉल, तो उसमें हम ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि टोटल एनर्जी विल रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है। अगर आपने वो भी नहीं देखा तो मैं आई बटन में देता हूँ, आप जाके देख लेना। टोटल एनर्जी विल रिमेन कॉन्स्टेंट, मतलब एनर्जी जो है कंजर्व होगी, बराबर। कांस्टेंट मतलब वो चीजें कांस्टेंट है, कंजर्व है, वो डिफर या चेंज या वेरी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मोमेंटम भी जो होगा हमारा वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, वो डिफर नहीं करेगा, तो उसे हम यहाँ पे बोलते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली टोटल मोमेंटम की बात करते हैं, ओके। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, हमने कुछ लिखा हुआ है, कंसिडर टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी, जैसा हमने यहाँ पे कंसिडर किया, बोथ ऑफ मास m1 एंड m2 एज वी हैव ऑलरेडी शोन विद देयर इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2, ठीक है। अब एक स्टेटमेंट है, सपोज दीज टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड्स, अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट टकराते हैं, कोलाइड होते हैं, तो क्या होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, कोलाइड होने के पहले दे हैव इनिशियल मोमेंटम, तो हम लिख देते हैं, ओके। हम क्या लिखेंगे, बिफोर कोलिजन इनिशियल मोमेंटम, ओके। इनिशियल मोमेंटम क्या था, इनिशियल मोमेंटम इज, इनिशियल मोमेंटम में पहले ए के लिए लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ इनिशियल मोमेंटम फॉर ऑब्जेक्ट ए इज, अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, m1v1, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ए का मास क्या है, m1, वेलोसिटी क्या है, u1 इनिशियल, तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी m1 u1। ये क्या है, ऑब्जेक्ट ए का इनिशियल मोमेंटम है, कोलिजन के पहले की बात कर रहे हैं। और सिमिलरली फॉर ऑब्जेक्ट बी इज, ऑब्जेक्ट बी के लिए क्या होगा, यस वेरी गुड, m2 u2, सो m2 u2 इज द इनिशियल मोमेंटम फॉर ऑब्जेक्ट बी, और ये ऑब्जेक्ट ए का इनिशियल मोमेंटम है। अच्छा देखो, मैं कह रहा हूँ बच्चे लोग की ना, ये जो ऑब्जेक्ट्स है, देखो ये इस तरफ आ रहा है, ये इस तरफ आ रहा है, ठीक है। जरूरी नहीं दोनों एक साथ ही आए तो ही कोलाइड होंगे। अगर सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से एक रिक्शा है, मैं रिक्शा ड्रॉ नहीं कर सकता, चलो एक कार है, ठीक है, हंसना नहीं, तो एक कार है, और ना यहाँ पे इसके पीछे लेट्स से एक ट्रक है, ठीक है। तो लेट्स से मैंने कहा कि कार की जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, और ट्रक की जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। तो जाहिर सी बात है, इसकी स्पीड ज्यादा है, तो ये आके इसे क्या करेगा, कोलाइड कर देगा ना, ठीक है। देखो इसके पास इसका इनिशियल वेलोसिटी था, इसके पास भी इसका इनिशियल वेलोसिटी था, इसके पास इसका मास है, इसके पास इसका मास है, बट कोलाइड होने के बाद दोनों की वेलोसिटी चेंज होगी। जब ये इसे कोलाइड करेगा तो ये और आगे जाएगा, मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और इसको जब ये इससे टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी घट जाएगी, बराबर। पर कोलिजन तो होगा, और कोलिजन होने से वेलोसिटी तो चेंज होगी। बट अब मैंने कुछ एग्जांपल ऐसे लिया है कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं तो दोनों की वेलोसिटी u1 और u2 होती है टकराने के पहले। जब दोनों एक दूसरे कोलाइड होंगे तो कोलाइड होकर लेट्स से मैं कहता हूँ ये बाउंस बैक हो जाएंगे, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है ये, तो क्या हो गया, दोनों बाउंस बैक हो गए। तो बाउंस बैक हो गए तो यहाँ पे दोनों जो वापस बैक जाएंगे तो वहां पे जो उनका वेलोसिटी होगा, फाइनल वेलोसिटी, वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, आफ्टर कोलिजन, ये बिफोर था, अब मैं लिखता हूँ आफ्टर कोलिजन the final velocity for A and B is, A and B मतलब ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, is
v1 एंड v2। तो यहाँ पे हम v किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी के लिए। तो v1 v2 क्या है हमारे, v1 v2 फाइनल वेलोसिटी, मतलब टकराने के बाद जब वो पीछे जाएंगे तो किस वेलोसिटी से जाएंगे, तो सेम तो नहीं होगी, तो अलग होगी v1 और v2। सो v1 एंड v2 आर माय फाइनल वेलोसिटी। ओके, तो अब इनका देखो वेलोसिटी चेंज होगा तो मोमेंटम भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो मोमेंटम हम लिख देते हैं, सो वी विल राइट हियर, सो their final momentum is, final momentum क्या हो जाएगा बच्चा लोग, yes anyone can say, good, बता सकते हो सब लोग, ओके। तो फाइनल मोमेंटम विल बी, देखो मास तो चेंज नहीं होगा, तो m1 v1 ये किसके लिए, ऑब्जेक्ट A के लिए, एंड m2 v2 ये किसके लिए, ऑब्जेक्ट B के लिए। मैं चाहिए तो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई कर देता हूँ, दिस इज फॉर ऑब्जेक्ट A एंड दिस इज फॉर ऑब्जेक्ट B, ठीक है। आपको कैसे पता चल रहा है ऑब्जेक्ट A B का है, क्योंकि 1 और 2 से हमें पता चलता है, 1 A के लिए 2 B के लिए, ठीक है। सो ये आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम हो गया, ये बिफोर कोलिजन का मोमेंटम हो गया। सो ये बिफोर कोलिजन का मोमेंटम, ये आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम। तो अब देखो एक चीज हमने ना पढ़ी है कि जब दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई होगा, ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आई कैन से बी ने ए के ऊपर जो फोर्स लगाया, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। लेट बी, ऑब्जेक्ट बी अप्लाइज फोर्स ऑन ए इज डिनोटेड बाय F1, एंड सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, आप चीज तो लिख लेना, एंड ऑब्जेक्ट ए अप्लाइज फोर्स ऑन बी इज F2। दोनों ने इस पे फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, और दोनों ने इक्वल फोर्स अप्लाई किया। ये हमेशा इक्वल फोर्स अप्लाई होता है, इसको आप और ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे जो आप 10th में जाओगे और ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है। तो वहां पे आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, वहां पे न्यूटन ने इसे एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है। तो यूनिवर्स में व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड, सो दे विल अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर। देखो एक चीज और मैं कह रहा हूँ, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ये जब इससे टकराएगा और ये जब इससे टकराएगा, तो ये इस पे फोर्स लगा रहा है इस तरफ, ये इस पे फोर्स लगा रहा है इस तरफ, ठीक है। तो देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो F1 एंड F2 आर द टू फोर्स, ठीक है। सो दिस विल बी माय इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। तो एक काम करो, आप इतना फटाफट लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम फटाक से कंटिन्यू करते हैं। ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू विद द डेरिवेशन पार्ट। ओके, जैसा कि अभी मैंने बताया, दो ऑब्जेक्ट ए और बी दोनों कोलाइड हो रहे हैं, ठीक है। इसका इस ऑब्जेक्ट ए का मास हमने बताया था m1, इसका मास बताया था हमने m2, ठीक है। तो हमने कुछ यहाँ पे वैल्यूज भी कैलकुलेट की थी, उनका इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, राइट, उनका इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। आई होप आप सबने वो लिख लिया होगा, बिकॉज अभी वो हमें काम आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, F1 F2 को मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है। F1 क्या है, F1 इज द फोर्स ऑन A ड्यू टू B, जैसा कि मैंने कहा था, मतलब F1 जो है वो फोर्स A पे है, और किसकी वजह से लग रहा है, B की वजह से लग रहा है। F2 क्या है, F2 वो फोर्स है जो B पे लग रहा है A की वजह से, ठीक है। अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट कोलाइड, तो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे इसने जो फोर्स अप्लाई किया और इसने जो फोर्स अप्लाई किया, दोनों ने इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई किया, तो देखो दोनों का फोर्स इक्वल होगा। सो आई कैन से F1 इज इक्वल टू F2 या F2 इक्वल्स टू F1, इक्वल तो कैसे भी लिख दो, ओके। तो यहाँ पे माइनस साइन जो है वो क्यों आ रहा है, तो माइनस साइन यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि दोनों ऑपोजिट है, एक दूसरे से अलग है। अगर एक फोर्स इस डायरेक्शन में तो दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में, ओके। देयरफॉर वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ नेगेटिव साइन, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो न्यूटन का जो सेकंड लॉ था, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, उसमें हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, जो हमने डिराइव किया था F इक्वल्स टू ma, राइट। अगर आपको याद होगा, हमने न्यूटन का सेकंड लॉ जो डिराइव किया था F इक्वल्स टू ma, तो हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ है F इक्वल्स टू ma, तो ये F है, तो F की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ma इक्वल्स टू, ये भी F है बट माइनस इसका भी क्या लिख सकता हूँ मैं, ma। बट देखो ये F2 है, तो ये m2 होगा मास 2 के लिए, और ये a2 होगा, ये F1 है, तो ये m1 होगा और a1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें एक्सेलरेशन की जगह पे कुछ वेलोसिटीज पुट करनी है, क्योंकि मुझे वेलोसिटी पता है यहाँ पे, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर नहीं पता, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ,
व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है, v माइनस यू बाय टी। तो मैं यहाँ पे m मेरा जो m2 है ये ऐसे ही रहेगा, बट a की जगह मैं क्या लिखूंगा? सो m2 ऐसे ही रहने वाला है, मल्टीप्लाइड बाय a2 की जगह मैं लिखूंगा सी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। बट ये किसकी बात कर रहे हैं? एक्सेलरेशन 2, मतलब ये इस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। तो इस ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी क्या था? v2, इनिशियल वेलोसिटी क्या था? u2। तो हम क्या लिखेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब ये वेलोसिटी चेंज होने के लिए कितना टाइम लगा, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस और ये m1 ऐसे रहेगा मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा अगेन v1 माइनस u1 अपॉन t, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये t और ये t कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर का, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा क्या? हमें बचेगा m2 v2 माइनस u2 इक्वल्स टू माइनस m1 v1 माइनस u1, ठीक है। tt कैंसिल हो गया, ठीक है। सो ये t और ये t कैंसिल है। अब m2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। m2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? m2 इंटू v2 माइनस m2 u2 इक्वल्स टू माइनस m1 v1 माइनस माइनस प्लस m1 u1। ओके, यहाँ पे जो u वाला टर्म है वो इनिशियल वेलोसिटी है और जो v वाला टर्म है वो फाइनल वेलोसिटी है। तो हम u वालों को एक साथ ले लेते हैं, v वालों को एक साथ ले लेते हैं। तो यहाँ पे v है ना, इस v को भी मैं यहाँ लेके आता हूँ। तो देखो ये वाला v का टर्म मैं देखो क्या करने वाला हूँ, मैं u और v को अलग अलग ले लूंगा। जैसे ये जो ब्लू मार्किंग है ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल मोमेंटम है, और जो ये ब्लैक मार्किंग है ये हमारा फाइनल मोमेंटम है। तो मैं एक साइड फाइनल मोमेंटम लूंगा, एक साइड इनिशियल मोमेंटम। तो इस वाले मोमेंटम को मैं LHS में लेके आऊंगा, इसको मैं RHS में लेके जाऊंगा। सो व्हाट वी गेट, सो व्हेन वी इंटरचेंज दीस टर्म्स वी गेट m2 v2 यही रहेगा, m2 v2 ऐसे ही रहेगा। मैं इसे यहां लेके आ रहा हूं, इसे वहां लेके जा रहा हूं, तो यहाँ पे ये नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस m1 और v1, ठीक है। ये टर्म यहाँ पे ऐसे ही रहने वाला है, m1 u1, ये टर्म वहां जाएगा तो यहाँ नेगेटिव है, वहां जाके पॉजिटिव, प्लस m1 और v1, सॉरी ये क्या है, u, सॉरी u है, u2, ठीक है, m2 u2, अच्छा मैंने, ठीक है, m2 u2, क्योंकि ये m2 u2 है ना, तो वहां जाके ये m2 u2 हो जाएगा, ठीक है। नाउ यू कैन सी ये फाइनल वेलोसिटी, ये भी फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये भी इनिशियल वेलोसिटी है। तो अब होगा क्या, ये टोटल मिलके जो है, ये टोटल देखो ये ऐड हो रहा है ना, तो ये मुझे क्या दे रहा है? सम ऑफ टोटल फाइनल मोमेंटम इक्वल्स टू, ये मुझे क्या दे रहा है? सम ऑफ टोटल इनिशियल मोमेंटम। सो इससे हमें ये पता चलता है इस डेरिवेशन से कि हमारा जो टोटल फाइनल मोमेंटम था वो इक्वल है किससे? टोटल इनिशियल मोमेंटम से। मतलब जब दोनों, और हम बात कर रहे हैं टोटल मतलब सम मतलब टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे टकराने के पहले जो उनकी वेलोसिटी थी, मतलब उनका जो टोटल मोमेंटम था, और टकराने के बाद जो उनका टोटल मोमेंटम हो गया, दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। और इस डेरिवेशन से हमने उस चीज को प्रूव कर दिया। तो दिस शोज दैट माय मोमेंटम इज कंजर्व्ड, व्हिच वी कॉल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया? मोमेंटम को कंजर्व कर दिया। सो दिस इज व्हाट द डेरिवेशन इज। इसके ऊपर हम एक प्रॉब्लम करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। Well, now we will see an example for the conservation of momentum, but उसके पहले एक और स्टेटमेंट यहाँ पे हमने लिखा है, when no external force act on two interacting object, their total momentum remains constant। ठीक है, जैसा अभी बताया हमने, दो ऑब्जेक्ट कोलाइड हो रहे हैं तो उनका इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, मतलब टोटल जो है इक्वल है।
बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि नो एक्सटर्नल फोर्स, मतलब वो दो ऑब्जेक्ट के बीच में बाहर से और कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी ये चीज जो है पॉसिबल है। ओके, एक स्टेटमेंट बोलना था मुझे। नाउ वी विल रीड, आई विल रीड वन क्वेश्चन एंड उसके हिसाब से फिर उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपका सॉल्व एग्जाम्पल का वाला क्वेश्चन है। तो सी क्वेश्चन ऐसा है, टू बॉल्स हैविंग मास 50 ग्राम एंड 100 ग्राम। ओके, दो बॉल दिए हमें और एक का मास है 50 ग्राम और एक का मास है 100 ग्राम, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, उनका पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं, ठीक है। सो देयर आर टू बॉल्स, तो मैं लिख लेता हूं, लेट्स से m1 is the mass of first ball and m2 is the mass of second ball। तो फर्स्ट बॉल का मास कितना बताया हमें, 50 ग्राम, ठीक है, और सेकंड का हमें मास बताया गया 100 ग्राम। तो फर्स्ट बॉल का मास है 50 ग्राम्स, सेकंड का है 100 ग्राम्स। देखो यहाँ पे जो यूनिट है ना ग्राम्स में, मतलब ये सीजीएस यूनिट है, आपको इसे एसआई में कन्वर्ट करना, हमेशा ध्यान में रखना। अगर ग्राम में है तो उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करो। तो 50 को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, डिवाइड बाय 1000, ठीक है। अगर आपको ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000, और अगर आपको किलो को ग्राम में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है, चीज ध्यान में रखना। तो मैं इसे डिवाइड बाय 1000 कर दूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा 0.050, ठीक है, और ये मुझे मिल जाएगा 0.100, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया दोनों का मास, और यहाँ पे यूनिट लिख देते हैं केजी, और यहाँ पे भी केजी, ठीक है। आगे क्या दिया हमें, ओके, दे आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। दो बॉल्स हैं, क्वेश्चन देखो ऐसा है, एक बॉल ये है, एक बॉल ये है, इसका मास है 50 ग्राम, इसका मास है 100 ग्राम। ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसा इन लोगों ने कहा है, ठीक है। So both are moving in the same direction and in the same line with the velocity of 3 मीटर पर सेकेंड and 1.5। इसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी है 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो लिख देते हैं, सो लेट्स से और ये इनकी इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब टकराने के पहले। सो u1 इज हाउ मच, 3 मीटर पर सेकेंड, और u2 जो है वो 1.5 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड आपका ऐसा यूनिट है, उसको कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हमें मिल गया इनिशियल वेलोसिटी। देखो u से आप पता कर सकते हो ये इनिशियल वेलोसिटी है। ओके, आगे क्वेश्चन में बोला है दे कोलाइड विथ ईच अदर एंड आफ्टर द कोलिजन, ठीक है। ये दोनों, अब देखो इसका, ये दोनों क्या होता है, एक दूसरे से कोलाइड हो जाते हैं, ठीक है। और कोलाइड होने के बाद जो है इनका जो वेलोसिटीज है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला दे कोलाइड विथ ईच अदर एंड आफ्टर द कोलिजन the first ball moves with the velocity of 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जब ये दोनों टकरा जाते हैं तो ये जो पहला वाला बॉल है इसकी वेलोसिटी हो जाती है, मतलब फाइनल वेलोसिटी v1, इसका फाइनल वेलोसिटी हो जाता है, कितना दिया हमें, 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमें 2.5 मीटर पर सेकेंड दिया है। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द अदर बॉल आफ्टर कोलिजन। कैलकुलेट द वेलोसिटी, मतलब ये जो बॉल है इसका हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है फाइनल वेलोसिटी, देखो वो नहीं दिया हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जो हम यूज करेंगे अभी हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था हमारा, फाइनल वेलोसिटी या फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम क्या था मेरा, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है। तो मुझे देखो क्या क्या दिया हुआ है, मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे ना यहाँ पे, हमें यहाँ पे एक डेटा और नहीं लिखा, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, v1 दिया गया है। v1 कितना दिया है, 2.5 मीटर पर सेकेंड, और हमें जो है v2 नहीं दिया गया है, v2 हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले जो जो दिया है ना उनका वैल्यूज लिख लो, ठीक है। तो m1 हमें पता है, m1 कितना है, m1 कितना है यहाँ पे, m1 इज 50 ग्राम जो कि 0.050 मल्टीप्लाइड बाय v1, v1 इज हाउ मच, 2.5 प्लस m2 कितना है हमारे पास, m2 है हमारा 0.100 मल्टीप्लाइड बाय v2। तो v2 तो हमें पता नहीं है तो उसे हम ऐसे ही रहने देंगे। नेक्स्ट हमें पता है m1,
m1 अगेन हमारा है 0.050 मल्टीप्लाइड बाई u1 हमें पता है कितना 3, तो इसको इंटू 3 कर दिया, प्लस m2 अगेन 0.100, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई u2 इज हाउ मच 1.5। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसे मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो जब हम 0.050 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, ठीक है, सो ओके, तो वी विल गेट आंसर 0.125, ठीक है। आप जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 0.125, ठीक है, प्लस इसे तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि V2 अलग ही टर्म है, तो ये 0.1 हम इसी रह देते, 0.100 मल्टीप्लाइड बाय V2 इक्वल्स टू, दिस विल गिव यू 0.05 विल गिव यू 0.15, ठीक है, 0.050 मल्टीप्लाई बाय 3 विल गिव यू 0.15। आप ये कैलकुलेशन करके देख लेना, आपको आ जाएगा, ठीक है। अभी इतना करूंगा कैलकुलेशन तो बहुत बड़ा सम हो जाएगा। ओके, and when you multiply this 0.100 into 1.5, so this will give you 0. again ये आपको 0.15 ही देगा, आई थिंक 0.15, ठीक है। ओके, सो अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दो और ये टर्म तो ऐसे ही रहेगा, तो 0.125 ऐसे ही रहेगा, प्लस 0.100 इंटू V2, ये मेरा एक टर्म है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये मुझे देगा 0.30, ठीक है, 0.30, ठीक है ना। अब इसे जब सॉल्व करोगे ना तो आपको यहाँ भी एक 0 आएगा, यहाँ भी एक 0 आएगा, तो जो कि आपको देगा 0.300, ठीक है। अब आप क्या करो, इस टर्म को वहां लेके जाओ, तो व्हेन यू टेक दिस टर्म दैट साइड, तो ये यहाँ पे ऐड हो रहा है, वहां जाके सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, 0.100 इंटू V2 इक्वल्स टू 0.300 माइनस 0.125, तो आपको आंसर मिलेगा 0.100 इंटू V2 इक्वल्स टू, ये आपको दे देगा वैल्यू कितना, ये आपको दे देगा 0.175 आई थिंक, ठीक है, 0.175 ये आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपको V2 चाहिए, इस टर्म को आप वहां लेके जाओगे, तो इस टर्म को जब आप वहां लेके जाओगे तो ये वहां जाके, यहाँ मल्टीप्लाई है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होने के बाद ये कुछ ऐसे मिलेगा, तो ये टर्म वहां जाएगा, तो मुझे मिलेगा V2 इक्वल्स टू 0.175 डिवाइड बाय 0.100, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 कर देता हूं, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10, तो ये क्या हो जाएगा 1.75 डिवाइड बाय 1.00। अब देखो 1.00 मतलब 1, तो एनी नंबर डिवाइड बाय 1 विल गिव मी द सेम नंबर, तो मुझे आंसर क्या आ जाएगा, V2 इक्वल्स टू 1.75 मीटर पर सेकेंड। So this is my final velocity, ठीक है, this is my final velocity for the object 2, ठीक है, ये वाले ऑब्जेक्ट के लिए। So this is what all about the law of conservation of energy. I hope आपको ये सारी चीज समझ गई होगी। अगर कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है, you can comment in the comment section, आपको आंसर मिल जाएगा। Thank you very much for watching. Take the screenshot.